नमस्ते प्रिय मित्रगण, संस्कृत वयोनम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में आज हम संस्कृत साहित्य में लोक कथा इस विषय पर चर्चा करेंगे और संस्कृत साहित्य में कौन कौन सी लोक कथाएं हमें प्राप्त होती है और लोक कथा के संबंध में कौन कौन से ग्रंथ जो है वह प्राप्त होते हैं उसके बारे में जानेंगे। साथ साथ में उस ग्रंथ का भी संक्षिप्त परिचय जो है वह प्राप्त करेंगे और लोक कथाओं के माध्यम से किस प्रकार से आसानी से संस्कृत संभाषण जो है वह हम सीख सकते हैं। स्पोकन संस्कृत के लिए कथाएं कितनी आवश्यक है और सिर्फ संस्कृत संभाषण ही नहीं लेकिन साथ साथ में नैतिक शिक्षण जो है, मूल्य शिक्षण जो है, एथिक्स वैल्यू जिसे हम कहते हैं या मोटिवेशन जिसे कहते हैं, वह किस प्रकार से हमें इन लोक कथा और नीति कथाओं के माध्यम से प्राप्त होता है, यह सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना है कि यदि अभी तक आपने संस्कृत वयोनम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संस्कृत वयोनम चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि यह वीडियो और यह मटेरियल आपको अच्छा लगता है तो आपके मित्रों के ग्रुप में इसे शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और आपको या आपके कोई प्रतिभा हो तो अवश्य कमेंट बॉक्स के माध्यम से या फिर अन्य हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक के सोशल माध्यम से हमें बताइए, जिससे हम संस्कृत विषय में या अन्य विषयों में ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं संस्कृत साहित्य में लोक कथा। तो संस्कृत साहित्य में लोक कथाएं जो है वह सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है। मनोरंजन तो इसके माध्यम से हमें प्राप्त होता ही है, लेकिन मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान भी हमें प्राप्त होता है। जैसा बच्चों का संस्कार कम उम्र में किया जाए वैसे ही आगे जाके बच्चों के स्वभाव जो है, मूल्य जो है वह निर्माण होते हैं। तो बच्चों में उदात्त मूल्यों के निर्माण के लिए यह लोक कथा जो है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनमें मनोरंजन के साथ साथ कुछ नैतिक उपदेश भी हमें प्राप्त होते हैं और संस्कृत संभाषण तो हम सीख ही सकते हैं। तो जिस प्रकार से आज भी हम काफी सारे टेलीविजन के माध्यम से हम काफी सारे कार्टून नेटवर्क पर बहुमूल्य एनिमेटेड कथाएं जो है वह हम देखते हैं, सुनते हैं और बच्चे पूरे दिन वह देखते रहते हैं। जैसे छोटा भीम हो, हमारे जमाने में शकलक बूम बूम, सोनपरी इत्यादि कथा, या फिर आजकल फिर से चर्चा में शक्तिमान जो है वह फिर से आ रहे हैं। तो शक्तिमान जैसी कथाएं जो है वह बच्चों में मूल्य शिक्षण का, बहादुरी का, वीरता का और असत्य के सामने सत्य की विजय के जो मूल्य है वह प्रतिपादित करते थे। तो ये हमारा कथा साहित्य इतना वैभव था और यह कब से इतना वैभव है? आजकल से नहीं, प्राचीन समय से संस्कृत साहित्य के उद्गम के साथ ही कथा साहित्य का हमारे भारतीय संस्कृति में एक ऐतिहासिक योगदान जो है वह रहा है और इस कथा साहित्य ने भारत को भारत बनाया है, यानी ज्ञान में रत बनाया है, मूल्य रत बनाया है। तो लोक कथाएं जो है वह रीति रिवाज, मान्यता और जो हमारे मूल्य है उनको प्रतिबिंबित करती है। जिस जिस समाज में जो जो मूल्य थे वह हमें इन लोक कथाओं के माध्यम से प्राप्त होते और समाज में इनकी कितनी व्यापक लोकप्रियता प्राप्त है यह भी हमें ज्ञान होता है। आज भी हम 21वीं शताब्दी में राजा भोज का नाम सुनते हैं, राजा भर्तृहरि का नाम सुनते हैं। तो यह लोक बोलियों के माध्यम से भी कितने पुराने राजा हुए या कितने पुराने महर्षि हुए जो इन कथाओं के माध्यम से आज भी भारतीय जनता के जिह्वा पर आज भी वह जीवित है। तो उनमें भी कहीं ना कहीं
यह कथाएं जो है वह अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जैसे बेताल पंचविंशति, हमने इनका पिक्चराइजेशन भी देखा हुआ है। तो यह बेताल पंचविंशति जो है, यानी बेताल 25 जिसे हिंदी में कहते हैं, तो यह बेताल 25 भी मूलतः संस्कृत ग्रंथ था, जिनका पिक्चराइजेशन करके हमें वह प्राप्त होता है। उसी प्रकार सिंहासन 32, तो सिंहासन 32 भी एक संस्कृत ग्रंथ था, जिनका अनुवाद और पिक्चराइजेशन करके हमें विभिन्न भारतीय भाषाओं में प्राप्त होता है और उनके माध्यम से नैतिक शिक्षाएं हमें प्राप्त होती है। ऐसी काफी सारी कथाएं हैं। तो जैसा कि हमने पहले बात की कि संस्कृत भाषा यदि हमें ज्ञात नहीं है तो हम संस्कृत का जो वैभव है उसको हम ठीक प्रकार से नहीं जान पाएंगे। और संस्कृत का वैभव जानने के लिए और उसमें भी सबसे पहले कथा साहित्य को अच्छी तरह से समझने के लिए, और कथा साहित्य हमें वही भाषा को उदात्त बनाने के लिए सरल संस्कृत सीखने में बहुत ही आसानी से हम संभाषण संस्कृत जो है वह कथाओं के माध्यम से सीख सकते हैं। और कथा की जो शैलियां है वह फिर वेताल पंचविंशति हो, बृहद कथा हो, बृहद कथा मंजरी हो, बृहद कथा श्लोक संग्रह हो, यह कोई भी कथा ग्रंथ हो, उनकी शैली, उनका प्रवाह, उनकी भाषा की वैविध्यता इतनी सरल और प्रवाहपूर्ण होती है कि जैसे आप हिंदी में बातचीत करते हो और हिंदी को समझना या अन्य कोई भाषा को समझना जितना आसान होता है, उतना ही संस्कृत बिना पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति भी एक सेंटेंस, दो सेंटेंस, तीन सेंटेंस वाक्य को यदि ध्यान से पढ़ेगा या एक दो बार पढ़ेगा तो वह आसानी से समझ जाएगा कि कवि का, लेखक का इन कथा में क्या तात्पर्य है। तो जैसा कि पहले बताया कि संस्कृत भाषा को समझने के लिए, उनको हमारी जिह्वा पर लाने के लिए यह कथा साहित्य जो है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। और यह कथा साहित्य भाषा को सीखने के लिए अत्यधिक मनोरंजक बनाती है, क्योंकि एक प्रकार से वहां पर श्रृंगार, वीर, हास्य इत्यादि रसों के वैविध्य का परिपाक भी होता है। तो रस भी जब निष्पन्न होता है तो हमें आनंद आता है और साथ साथ में हमें नूतन शब्द ज्ञान और भाषा का वैभव जो है, वाक्य संरचना जो है, शब्दावली जो है, वह हम उसे आसानी से समझ सकते हैं। तो कथा साहित्य के माध्यम से आप संस्कृत भाषा भी आसानी से सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हमारा एक अत्यंत न्यूनता है कि आज हम अधिकतर जो वर्ग है वह संस्कृत संभाषण नहीं कर पा रहा है। इसलिए संस्कृत भाषा में एनिमेशन मूवी या एनिमेशन कार्टून जो है जितने आने चाहिए या जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। यदि संस्कृत हम जानते होंगे और संस्कृत के माध्यम से एनिमेशन में यदि हम कुछ ला सके बच्चों के लिए, तो संस्कृत भाषा जो है वह फिर से भारतीय जन समुदाय की, आम समुदाय की फिर से भाषा हो सकती है। तो एनिमेशन के माध्यम से इसे लाया जा सकता है, लेकिन इनके लिए हमें सबसे पहले संस्कृत को समझना होगा। तो जैसा कि लोक कथा जो है उनका सांस्कृतिक महत्व भी अपने आप में है। कथाओं के माध्यम से हमें तत्कालीन इतिहास, परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों का हमें ज्ञान होता है। साथ में हमें नैतिक शिक्षाएं प्राप्त होती है और मनोरंजन का भी यह एक शानदार स्रोत है जो हमें काल्पनिक दुनिया में ले जाती है। ऐसा मनोविज्ञान में कहा जाता है कि बच्चों की जो कल्पना शक्ति होती है वह 8 से 9 या 10 साल तक ज्यादा से ज्यादा बढ़ती रहती है। तो वही बच्चों की कल्पना शक्तियों को बढ़ाने के लिए भी यह लोक कथाएं जो है, यह नीति कथाएं जो है वह हमें अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होती है कि बच्चा जो है वह एक कल्पना के जगत में किस प्रकार से विचरण करे, उनकी कल्पना शक्ति कैसे बढ़ाई जाए,
यदि ऐसा कोई माता पिता सोचते हैं तो उनके घर में कम से कम 5 से 7 कॉमिक्स बुक और संस्कृत में भी कॉमिक्स बुक्स आपको रखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। अब आज के समय में हमारे पास काफी सारे ऐसे तो बाल साहित्य जो है उनकी रचना ही हम बहुत भारतीय समाज में कम हो रही है। जितना बाल साहित्य आना चाहिए रोचक, इतना बाल साहित्य हमारे पास उपलब्ध नहीं है। इसीलिए भारतीय जो बच्चे हैं उनको मार्वेल्स या इत्यादि जो कल्पना जगत की और अन्य राष्ट्र की जो कल्पनाएं है और उनमें उनको रस से अभिभूत होना पड़ता है, उसमें गलत बात नहीं है। लेकिन हम हमारे परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार से बाल साहित्य को ला सके या फिर हमारी ही जो प्राचीन विरासत है, जैसा कि मैंने कहा बृहद कथा, श्लोक संग्रह, कथा सरित सागर, हितोपदेश, पंचतंत्र, उनको किस प्रकार से नई रंग रूप में हम थिएटर और कला के माध्यम से उसे जीवंत बना सकते हैं, उसके बारे में हमें कहीं ना कहीं सोचना होगा। शिक्षा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से भी लोक कथाओं को हम शामिल कर सकते हैं। चिल्ड्रन डे पर हम कोई ना कोई कथा बच्चों को अवश्य सुना सकते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से भी मैं आप सभी को कहना चाहूंगा, क्या आप अभी कोई 5 ऐसी कथाएं जानते हैं जो आप अच्छी तरह से यदि किसी भी ग्रुप में बैठे हो तो उनको अच्छे प्रकार से कह सकते हैं? और आप कौन कौन सी कथाएं जानते हैं और कौन सी कथाएं जो है उन्होंने आपके जीवन में एक उदात्त जो पर्सपेक्टिव है उनका प्रस्थापित किया, वह आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बता सकते हैं। और आपने भी यदि कोई बाल कथा लिखी हो, लोक कथा लिखी हो या मूल्यप्रद कोई भी कथा, कल्पना कथा लिखी हो तो आप उनकी लिंक भी शेयर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से लोक कथा की बात करें तो यह भारतीय जो लोक कथा है और उसमें भी संस्कृत में जो लोक कथा है वह हमारी भारत के एक सांस्कृतिक पहचान का अभिन्न अंग है। और इनको संरक्षित करना, संवर्धित करना यह हमारी एक जिम्मेदारी है। और सांस्कृतिक विरासत को यदि हम जीवंत रखेंगे तो ही हम हमारी मूल्य है उनको हम जीवंत रख पाएंगे। लोक कथा की तरह ही नीति कथाएं जो है वह भी हमें ज्ञान और शिक्षा का मार्ग हमें देती है। नीति कथा में साक्षात मनुष्यों के नाम न लेकर पशु पक्षियों के माध्यम से यह कथा जो है यह कही जाती है और इतनी सरल और प्रभावी ढंग से यह कथाएं ज्ञान प्रदान करती है कि बच्चों के और बड़ों के मनो मस्तिष्क में यह एक अपना अच्छे से बढ़िया से यह अपना प्रभाव छोड़ जाती है। लेकिन आज हम इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ लोक कथा और लोक कथा के ग्रंथों और वह भी संस्कृत के परिप्रेक्ष्य में बात करने वाले हैं। इसलिए नीति कथा के जो ग्रंथ है, हितोपदेश, पंचतंत्र इत्यादि, उनकी आज हम इस वीडियो में चर्चा नहीं करेंगे। इसके बाद यदि आपको वह वीडियो चाहिए तो वह वीडियो हम प्रस्तुत करने के लिए लाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं कि किस प्रकार से संस्कृत साहित्य में कथाओं का और लोक कथाओं का प्रादुर्भाव हुआ और लोक कथाओं का बीज जो है वह कहां से आता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संस्कृत में आद्य जो स्रोत है वह है वेद। तो वेदों में भी वैदिक वांग्मय में संवाद सूक्तों के माध्यम से हमें कथाओं के बीज जो है वह प्राप्त होते हैं। जैसे पुरुरवा उर्वशी सूक्त है, विश्वामित्र नदी सूक्त है, यम यमी सूक्त है, तो इत्यादि संवाद सूक्तों के माध्यम से हमें सबसे पहले कथाओं का बीज प्राप्त होता है। और यही सूक्तों जो है वह कथात्मक शैली में और अत्यंत रोचक तरीके से वेदों में प्रतिपादित किए गए हैं। वेदों के बाद जब हम आगे उपनिषद में आते हैं, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद, तो उपनिषद ग्रंथों में भी ऐसे तो उपनिषद ग्रंथ जो है
वह दर्शन के ग्रंथ है, दर्शन को दर्शाते हैं, लेकिन दर्शन के साथ साथ उसी दर्शन को अनूठा बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए कई कई बीच में कथाएं भी जो है वह उपनिषदों में हमें प्राप्त होती है। जैसे केनोपनिषद जो है उसमें यम और नचिकेता की कथा है, हेमवती कठोपनिषद में यम और नचिकेता की कथा है, और केनोपनिषद में हेमवती और उमा की कथा के अंश हमें प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार से छांदोग्योपनिषद में नेताओं के चुनाव करने की कथा दी गई है। तो इस प्रकार से नेतृत्व हो, निर्णय हो, मूल्य हो, सत्य हो, ऐसी काफी सारी कथाएं जो है वह हमें उपनिषदों के माध्यम से प्राप्त होती है। उसके बाद यास्काचार्य ने अपने निरुक्त में अत्र इतिहासम आचक्षते ऐसा कह के काफी सारी कथाएं जो है वह उन्होंने निरुक्त में भी लिखी है। और शब्दों के मूल, जब वह शब्दों की निरुक्ति बताते हैं और इतिहास को समझने भी यह कथा जो है वह कितनी आवश्यक है यह बताई है। तो इस प्रकार से वैदिक वाङ्मय से लेकर आधुनिक वाङ्मय पर्यंत संस्कृत में यत्र तत्र हर जगह हमें काफी सारी लोक कथाएं जो है वह प्राप्त होती है। पाली साहित्य में भी बौद्ध जातक कथा 550 ईस्वी सन के प्राय प्राप्त होती है, और जैन कथा हरिशेन कृत बृहद कथा कोश संग्रह में भी जैन सिद्धांतों का कथाओं के माध्यम से प्रतिपादन किया गया है। संस्कृत साहित्य में यदि हमें आज पर्यंत यदि कोई सबसे पहला लोक कथा का ग्रंथ यदि प्राप्त होता है तो वह है बृहद कथा। और बृहद कथा की रचना जो है वह गुणाढ्य ने की थी ऐसा कहा जाता है। तो सबसे प्राचीन भारतीय साहित्यिक रचना हो कथा के क्षेत्र में तो वह है बृहद कथा, और इसको प्राकृत भाषा में लिखा गया था, इसलिए इसे बड्ड कहा भी कहा जाता है। इसके पीछे भी एक लंबी कहानी है कि गुणाढ्य जो है, या किंवदंती भी हो सकती है, गुणाढ्य बड़े विद्वान थे, तो किसी विद्वान के साथ उनकी, तो गुणाढ्य किसी राजा के आश्रित थे, तो राजा के आश्रित होने की वजह से एक बार डिबेट हुई, संवाद हुई, वाद विवाद हुआ कि यदि आप वाद विवाद में यदि पराजय को प्राप्त करेंगे तो आप कभी भी संस्कृत में नहीं लिख सकेंगे, क्योंकि तब संस्कृत जो थी वह एक सभी वर्ग की भाषा थी, तो आपको संस्कृत लिखना छोड़ना होगा। तो गुणाढ्य ने उस वाद विवाद में उस चुनौती को स्वीकार किया, और भाग्यवश दुर्भाग्यवश गुणाढ्य जो है वह उस वाद विवाद में पराजय को प्राप्त होते, या फिर छल से भी पराजय को प्राप्त होते, ऐसे भी सूचन प्राप्त होते हैं। फिर उनको संस्कृत भाषा छोड़नी पड़ी, इसलिए उन्होंने बृहद कथा को प्राकृत भाषा में लिखा और सबको सुनाया, इसलिए इनका एक नाम बड्ड कहा भी कहा जाता है, जो पैशाची ग्रंथों के विशेषज्ञ थे ऐसा भी कहा जाता है। तो जिस प्रकार से रामायण, महाभारत इत्यादि ग्रंथ मुख्यतया उपजीव्य के रूप में लिए जाते, जैसा कि हमने देखा है कि भास ने रामायण को आधारभूत बनाकर प्रतिमा नाटकम, अभिषेक नाटकम इत्यादि लिखे, महाभारत को निमित्त बनाकर, उपजीव्य बनाकर जो है उरुभंग, कर्णभारम, पंचरात्रम इत्यादि रूपक जो है वह लिखे। उसी प्रकार से बृहद कथा भी उत्तरवर्ती लेखकों और कवियों के लिए उपजीव्य का काम करता है। जैसा कि कादंबरी जो है वह बाण भट्ट की, तो वह बाण भट्ट की कादंबरी के लिए उपजीव्य के तौर पर बृहद कथा ही आधारभूत कही जाती है। तो इस प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण यह बृहद कथा नाम का ग्रंथ है। यदि बृहद कथा में मुख्य कथा की बात करें तो कौशाम्बी नरेश, उदयन के पुत्र नरवाहन दत्त और विद्याधर राजकुमारी
मदन मंचुका की कथा इसमें प्रतिपादित की गई है। बृहद कथा की 3 वाचनाएं जो है वह हमें आज प्राप्त होती है, जिसमें नेपाली वाचना के अंतर्गत बुद्ध स्वामी कृत बृहद कथा श्लोक संग्रह है। फिर प्राकृत वाचना में संघदास गणिकृत वसुदेव हिंदी शामिल है। कश्मीरी वाचना में क्षेमेंद्र कृत बृहद कथा मंजरी शामिल है। और अंतिम सोमदेव कृत कथा सरित सागर जो है वह हमें प्राप्त होती है। तो इन चारों वाचनाओं के बारे में हम आगे सविस्तृत अध्ययन करेंगे। बृहद कथा का यदि सांस्कृतिक साहित्यिक महत्व हम देखें तो यह एक साहित्यिक रचना भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और कथा का के इतिहास को, अत्यंत प्राचीन इतिहास को प्रदर्शित करती है और लोक कथाओं को किस प्रकार से हम संजोकर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसे हम इनके माध्यम से जान सकते हैं। बृहद कथा के बाद यदि कोई रचना है तो वह है बृहद कथा श्लोक संग्रह। तो बृहद कथा श्लोक संग्रह का यदि हम स्वरूप देखें तो इसमें 28 सर्ग है और 4539 श्लोक में यह ग्रंथ हमें प्राप्त होता है। इसकी भी विषय वस्तु जो है वह नरवाहन दत्त और उनकी 28 पत्नियों की कहानी के रूप में है। विशेष रूप से इस नाटक में 28 कहानियों की अभी कहानी प्राप्त नहीं होती है। सिर्फ 6 पत्नियों की नरवाहन दत्त को कैसे प्राप्ति हुई उसके बारे में यह ग्रंथ में आज कथा लिखी हुई है। बृहद कथा श्लोक संग्रह के माध्यम से हमें प्राचीन जो भारतीय समाज है उनका प्रतिबिंब हमें जानने को मिलता है, जिसमें बृहद कथा श्लोक संग्रह के समय के दौरान उस समय भारतीय वाणिज्य की स्थिति क्या थी, व्यापार की स्थिति क्या थी, रीति रिवाज क्या थे, राजनीतिक स्थिति, शासन व्यवस्था, राजाओं और प्रजा पालन के बारे में यह ग्रंथ जो है वह अत्यंत प्रकाश हमें देता है। यानी प्राचीन भारतीय समाज का यदि प्रतिबिंब हमें देखना हो तो वह बृहद कथा श्लोक संग्रह के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। और उसके साथ साथ सिर्फ ग्रामीण जीवन ही नहीं लेकिन नगर जीवन को भी बृहद कथा श्लोक संग्रह में दर्शाया गया है और साथ साथ में उन समय के मनोरंजन और सामाजिक रीत रिवाजों का वर्णन भी हमें प्राप्त होता है। यदि हम बात करें कि किस प्रकार से यह बृहद कथा श्लोक संग्रह जो है वह हमें प्राप्त हुआ, तो जिस प्रकार से टी गणपति शास्त्री को भास का नाट्य चक्र प्राप्त हुआ था, उसी प्रकार से नेपाल के हरप्रसाद शास्त्री जी को 1893 में बृहद कथा श्लोक संग्रह की एक प्रति जो है वह प्राप्त हुई थी। और 1908 में पेरिस में डॉक्टर लाकोत ने बृहद कथा श्लोक संग्रह का फ्रेंच में अनुवाद जो है वह किया था। देखिए हमारा कथा साहित्य कितना विशाल और कितना समृद्ध था कि फ्रेंच हो, अंग्रेजी साहित्य हो, जर्मन साहित्य हो, तो इन सभी साहित्यों में कहीं ना कहीं इनका अनुवाद किया गया और वहां के बच्चे जो है, बड़े जो है वह इनसे लाभाभिभूत हुए। लेकिन हमने कहीं ना कहीं इसको इतना महत्व नहीं दिया और हम इनसे पीछे तो नहीं रह गए, लेकिन हम उनको जितना योगदान देना चाहिए उतना हम नहीं देना चाहिए। तो हमें फिर से इनको एक उच्च धरातल पर लाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। अब बृहद कथा श्लोक संग्रह के लेखक कौन है, इनके बारे में विवाद है, लेकिन काफी सारे विद्वानों का ऐसा मानना है कि बुद्ध स्वामी ने ही इनकी रचना की थी। लेकिन डॉक्टर लाकोत के अनुसार बुद्ध स्वामी जो है वह छठी से 8वीं शताब्दी के बीच रहे थे, जबकि डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल ने गुप्त काल को लेखक का समय माना है। तो यह एक विवाद का विषय है।
जिसमें हम न चाहते हुए हम सिर्फ बृहद कथा श्लोक संग्रह का जो रस है उससे हम आप्लावित होते हैं। तो जिस प्रकार से बृहद कथा और बृहद कथा का सांस्कृतिक ऐतिहासिक महत्व था, उसी प्रकार से बृहद कथा श्लोक संग्रह में भी हमें सांस्कृतिक विकास, ऐतिहासिक घटनाएं और सामाजिक जीवन की जो रीतियां है, प्रथाएं है और विश्वास है, उनको हमें इन कथाओं के माध्यम से प्राप्त होता है। जैन लेखक संघदास गणी ने भी बृहद कथा श्लोक संग्रह की रचना के 100 साल बाद वसुदेव हिंडी नामक कथा ग्रंथ जो है वह लिखा था, और यह ग्रंथ भारतीय साहित्य में कथा साहित्य की परंपरा को आगे बढ़ाने में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान जो है वह निभाता है। बृहद कथा श्लोक संग्रह का हमें शैली, साहित्यिक परंपरा को समझने के लिए अवश्य इनका अध्ययन करना चाहिए। इसके बाद तीसरी जो वाचनाएं है बृहद कथा की, वह है बृहद कथा मंजरी। और संस्कृत साहित्य में जिसने बहुत ही बड़ा कहा जाता है कि 85 यानी 85 जितने ग्रंथ जिसने लिखे, ऐसे क्षेमेंद्र ने कथा साहित्य के अंतर्गत बृहद कथा मंजरी नाम का ग्रंथ भी लिखा हुआ है। तो बृहद कथा मंजरी के लेखक आप जान ही गए हैं कि क्षेमेंद्र है। क्षेमेंद्र जो है वह कश्मीरी कवि थे और एक प्रतिभाशाली और विद्वान लेखक और कवि थे, जिन्होंने 11वीं शताब्दी में कश्मीर के राजा अनंत के आश्रित होकर 1029 ईस्वी सन से 1064 ईस्वी सन के बीच अनंत के दरबार में रहकर राजाश्रित होकर संस्कृत की सेवा की थी, और 1037 के आसपास इन्होंने बृहद कथा मंजरी, जो यह कथा साहित्य का अनूठा ग्रंथ है, उनकी रचना की थी, ऐसा कहा जाता है। यदि बृहद कथा मंजरी का हम स्वरूप देखें तो इस ग्रंथ में 18 लंबक यानी खंड है, और प्रत्येक लंबक में एक कन्या के प्राप्ति की कथा भी बताई गई है, और 7000 जितने पद्य श्लोक जो है वह भी इस ग्रंथ में है। यानी एक विशाल काय ग्रंथ जो है वह है बृहद कथा मंजरी। नवम लंबक में शशांकवती की कथा में 25 वेताल कथाएं जो है वह भी हमें प्राप्त होती है, और आगे जाके यही वेताल 25 की कथाएं जो है वह एक स्वतंत्र रूप से ग्रंथ बना, और जिसे हम संस्कृत में बेताल पंचविंशति ही कहते हैं और हिंदी में बेताल 25 ही कहा जाता है। इसका भी परिचय हम आगे प्राप्त करेंगे। बृहद कथा मंजरी में भी नरवाहन दत्त और मदन मंचुका की दोनों की कहानी है, और मदन मंचुका की सहाय से नरवाहन दत्त कैसे अनेक कठिनाइयों का सामना कर पाता है, इनकी यह बातें इसमें प्रतिपादित की गई है। बृहद कथा मंजरी में क्षेमेंद्र ने गुणाढ्य को याद करते हुए लिखा है कि सेयम हरमखोदगीर्णा कथानुग्रह कारिणी पैशाचवाचि पतिता संजाता विघ्नदायिनी अतः सुख निषेव्या सो कृता संस्कृतया गिरा, कि गुणाढ्य के द्वारा रचित बृहद कथा जो है वह पैशाचवाचि पतिता यानी प्राकृत भाषा में होने से विघ्नदायी हो रही है। सभी लोग क्षेमेंद्र के कालक्रम में 11वीं शताब्दी में उसको नहीं पढ़ पा रहे हैं, इसलिए उसी ग्रंथ का सहारा लेकर मैं उनको फिर से संस्कृत में सुखपूर्वक अनायास पूर्वक सभी पठन कर पाए, इसलिए मैं इनका अनुवाद करता हूँ। काफी सुभाषित जो है, गुड थॉट्स जो है वह भी इनके माध्यम से प्राप्त होते। जैसे तपोवन की महिमा करते हुए कहा है कि विपत्सु च कुलीनानां वियोगेषु च धीमतां पराजये च शूराणां वृत्तिरेका तपोवनम, के विपत अवस्था में कुलीन व्यक्तियों का, वियोग अवस्था में बुद्धिमान लोगों का, और पराजय के बाद सूर यानी वीर लोगों की एक ही वृत्ति होती है, वो वृत्ति है तपोवन के प्रति गमन करना। बृहद कथा मंजरी में हमने देखा कि नवम लंबक में वेताल कथाएं भी प्राप्त होती है, और यह प्रत्येक
वेताल कथा जो है वह भी हमें नैतिक शिक्षा और ज्ञान प्रदान करती है और साथ साथ हमें धर्म, बुद्धि और जीवन के सत्यों के बारे में पथ प्रदर्शित करती है। जिस प्रकार से बृहद कथा, कथा सरित सागर, बृहद कथा श्लोक संग्रह का सांस्कृतिक महत्व है, उसी प्रकार से बृहद कथा मंजरी का भी एक अत्यंत महत्व हमारे भारतीय समाज में प्राप्त होता है। बृहद कथा मंजरी का यदि हम प्रभाव देखें तो बृहद कथा मंजरी का भी कई भाषाओं में इनका अनुवाद हुआ है और अनुवाद के साथ साथ बृहद कथा मंजरी भी अन्य लेखकों और कवियों को कथा साहित्य के योगदान में लिखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बाद यदि कोई ग्रंथ है तो वह है कथा सरित सागर। तो कथा सरित सागर के भी रचयिता जो है वह सोमदेव है। वह सोमदेव भी क्षेमेंद्र की तरह कश्मीर के पंडित है, यानी कश्मीरी पंडित है, और उनका भी काल जो है वह 11वीं शताब्दी में ही बीता हुआ है, लेकिन यह क्षेमेंद्र के बाद हुए हैं। और अनंत के बाद सोमदेव नाम के 1064 से 1081 ईस्वी सन के बीच उन्होंने कथा सरित सागर जो है इनकी रचना की थी, ऐसा माना जाता है। यह भी क्षेमेंद्र के बाद अनंत के आश्रित राज्याश्रित कवि थे और कहा जाता है कि सोमदेव ने कथा सरित सागर की रचना कश्मीर के राजा अनंत की पत्नी रानी सूर्यवती के मनोरंजन के लिए की थी। यानी उस समय रानियों को भी कथाओं के प्रति कितनी रुचियां थी, साहित्यिक रुचि है, इसका भी हमें ज्ञान जो है वह होता है। यदि कथा सरित सागर के स्वरूप की हम चर्चा करें तो इसमें 18 लंबक है या खंड है और 124 तरंग है, और श्लोकों की बात करें तो 21,388 जितने श्लोक जो है वह हमें कथा सरित सागर में प्राप्त होते हैं। कथा सरित सागर की कुछ प्रमुख विशेषताएं देखें तो यह जैसे कि हमने देखा पूर्वोक्त स्लाइड में कि लोकप्रिय कथाओं का यह विशालकाय ग्रंथ है और 11वीं शताब्दी की जो अनूठी घटनाएं हैं कश्मीरी की, उनका हमें कहीं ना कहीं बात ज्ञान प्राप्त होता है। और साहित्यिक शैली जो है इनका यह एक उत्कृष्ट उदाहरण है। और मूल्यों की तो हम बात सबसे पहले कर ही चुके हैं कि धार्मिक और नैतिक शिक्षाएं और कथा और कलाओं का प्रदर्शन जो है वह इनके माध्यम से होता है। यदि कहा जाए तो इसमें भी जिस प्रकार से सुभाषित प्राप्त होते हैं उसी प्रकार से इसमें भी कथा सरित सागर में भी काफी सारे सुभाषित प्राप्त होते हैं। और सोमदेव ने ग्रंथ के आरंभ में ही प्रतिज्ञा की है, जिस प्रकार से कालिदास की टीकाओं को लिखते वक्त टीकाकार प्रतिज्ञा करते हैं, उसी प्रकार मल्लिनाथ प्रतिज्ञा करते हैं, उसी प्रकार से सोमदेव ने भी प्रतिज्ञा की है, यथा मूलम तथैवेतन न मना अप्यतिक्रमा ग्रंथ विस्तर संक्षेप मात्रम भाषा च विद्यते, कि मैं अतिक्रम का उल्लंघन किए बिना ही जितनी आवश्यकता है उतना ही प्रतिपादन करूंगा। जहां संक्षेप की आवश्यकता है वहां संक्षेप में लिखूंगा और जहां विस्तार की आवश्यकता है वहां विस्तार से लिखूंगा। उसी प्रकार कहा है कि औचित्यान्वय रक्षा च यथाशक्ति विधीयते कथा रस विघातेन काव्यांशस्य च योजना। औचित्य की रक्षा के लिए कथा रस के विघात हुए बिना ही मैं इस काव्यांश के कथांश की योजना में आप सबके समक्ष कर रहा हूं। इससे हमें यह भी ज्ञात होता है कि जो सोमदेव जो है वह जो षड संप्रदाय है साहित्य में, उसमें औचित्य संप्रदाय जो कि वह भी क्षेमेंद्र का ही है, तो उनका वह क्षेमेंद्र के संप्रदाय औचित्य संप्रदाय का ही वह भी समर्थन
करते हैं, सुभाषित भी कुछ अनूठे प्राप्त होते हैं। तो उसमें विद्या की तुलना जो है वह कन्या के साथ की गई हुई है। और सोमदेव कहते हैं कि जिस प्रकार से मोह से युक्त होकर हम कन्या को यदि अपात्र को दे देंगे तो वह हमें यश के लिए नहीं, धर्म के लिए नहीं, लेकिन शोक का कारण बनेगी। उसी प्रकार से विद्या भी यदि उचित पात्र को न दी गई तो वह भी हमारे लिए शोक का कारण बन सकती है। तो यानी यहां पर भी विद्या में भी पात्रापात्र का विचार कथा सरित सागर में सोमदेव ने प्रतिपादित किया है। यह सारी चीजें तो हम जानते ही है कि कथा सरित सागर जो है वह ज्ञान का भंडार है और 11वीं शताब्दी के ऐतिहासिक दृष्टिकोणों को समझने के लिए, सांस्कृतिक विरासत को समझने के लिए, समाज को समझने के लिए, इतिहास राजनीतिक को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और संस्कृत भाषा का विकास में यह एक अनूठी परंपरा और योगदान जो है यह ग्रंथ देता है। और इनकी शैली भी अत्यंत सरल और सरस है। और आगे बात की जाए तो कथा सरित सागर के माध्यम से हमें मनोरंजन, मानवीय मूल्य और सांस्कृतिक विरासत जो है उनको समझने में, उनको संवर्धन करने में यह ग्रंथ अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होता है। इसके बाद हमने जो नवम लंबक में बृहद कथा मंजरी में बात की थी कि शशांकवती की कथा में वेताल 25 की भी कथा शामिल होती है। वही वेताल 25 आगे जाकर एक स्वतंत्र ग्रंथ जो है वह निर्माण हुआ और उनका नाम हुआ वेताल पंचविंशति। तो शिवदास ने ईस्वी सन 1200 में वेताल पंचविंशति नामक ग्रंथ जो है उनका गद्य और पद्य में फिर से उनका अनुलेखन किया और जंभलदत्त नाम के लेखक ने इनका संपूर्ण गद्यात्मक संस्करण जो है वह किया। और यह दोनों संस्करण जो है, पद्यात्मक संस्करण और गद्य पद्यात्मक संस्करण, यह धर्म न्याय आधारित कहानियां जो है वेताल पंचविंशति के माध्यम से हमारे सामने प्रकट करते हैं। और यही वेताल पंचविंशति का मंगोल भाषा में सिद्दीकुर इस नाम से इस ग्रंथ का अनुवाद भी हुआ है। और सिद्दीकुर का नाम ही यदि अनुवाद किया जाए तो इस शब्द का अर्थ होता है मंगोल भाषा में अलौकिक शक्तिशाली मृतक, जिसे हम वेताल कहते हैं उसे ही मंगोल भाषा में सिद्दीकुर ऐसा कहा जाता है। इसके बाद एक ग्रंथ जो है लोक कथा में वह है सिंहासन द्वात्रिंशिका, या इसका अपर नाम जो है वह द्वात्रिंशत पुत्तलिका, यानी हम जिसे 32 पुतली कहते हैं, इसके बारे में यह ग्रंथ बताता है। इस ग्रंथ की कथा कुछ इस प्रकार से प्राप्त होती है कि राजा भोज को एक भूमि में गड़ा हुआ आसन प्राप्त होता है और जब वह राजा भोज उस गड़े हुए आसन को बाहर निकालते हैं और उस पर जब बैठने जाते हैं तो उस सिंहासन पर 32 पुतलियां जो है वह होती है। और वह जैसे ही राजा बैठने जाता है भोज, तो वह उसमें से एक पुतली कहती है कि हे राजा, क्या आपके पास विक्रम जैसा उदार चरित्र और उनके जैसे गुण है? यदि है तो ही आप बैठ सकते हैं। तो जब ऐसा वह पुतली कहती है तो राजा भोज कहते कि राजा विक्रमादित्य में ऐसे कौन से गुण है, वह पहले मुझे बता। तो इस प्रकार से एक एक पुतली जो है वह राजा भोज को एक एक कहानी सुनाती है। तो इस प्रकार से 32 कहानियां जो है वह 32 पुतलियां जो है वह सुनाती है और वही कहानियों के माध्यम से राजा विक्रमादित्य के सत्य, न्याय, पराक्रम और उदारता का वर्णन किया जाता है। और अंत में पता चलता है कि राजा भोज जो है उसमें भी यह सारे गुण जो है वह विद्यमान है। और ऐसा पुतलिया भी कहते हैं कि हे राजा भोज, आप में भी यह सारे गुण है और हम
शापवश, पार्वती के शापवश इस आसन में निबद्ध हुए थे। आज आपको कथा सुनाकर हम इस शाप से भी मुक्त हुए हैं और अब आप इस सिंहासन पर विराजमान हो सकते हैं। तो इस प्रकार की कुछ सिंहासन द्वात्रिंशिका में कथा है और इस ग्रंथ का अन्य जो नाम है वह विक्रमचरित भी है और दक्षिण भारत में इसको विक्रमार्क चरितम के नाम से भी जाना जा सकता है और इसके भी 3 संस्करण हमें प्राप्त होते, पद्यात्मक, गद्यात्मक और गद्य पद्यात्मक। और इसमें जो गद्यात्मक संस्करण है वह क्षेमकर कृत है और राजा भोज का उल्लेख होने की वजह से इनको 11वीं शताब्दी की रचना जो है वह मानी जाती है। इसके बाद जो है यह एक अनूठा लोक कथा का ग्रंथ है, वह है सुक सप्तति। सुक सप्तति जो है इसमें इसकी मूल कथा जो है वह ऐसा है कि सुक यानी पोपट, पैरोट जिसे हम कहते हैं, उनके आसपास घूमती है। यहाँ पर एक तोता जो है वह एक तोता अपने स्वामी मदन सेन के परदेश चले जाने पर उनकी पत्नी की विरह व्यथा को शांत करने के लिए प्रतिदिन वह तोता अपनी स्वामिनी को एक एक कथा जो है वह सुनाता है और ऐसे इस प्रकार से 17 दिन पर्यंत 70 डेज तक वह तोता एक एक कथा अपनी स्वामिनी को सुनाता है, जिसमें प्रेम है, धोखा है, साहस है और न्याय की कथाएं जो है वह सम्मिलित है। और इन कथाओं को सुनकर उन स्वामिनी की जो विरहजन्य पीड़ा है वह कुछ प्रकार से शांत होती है और इस प्रकार से 17 दिन बीतने पर फिर से स्वामी आ जाते हैं तो स्वामिनी के भी शील और गौरव की भी रक्षा एक तोते के माध्यम से हो जाती है। ऐसी कथा इस शुक सप्तति में प्रदर्शित की गई है। इस शुक सप्तति का भी फारसी में 14वीं शताब्दी में अनुवाद किया गया है और फारसी अनुवाद में काफी सारी त्रुटियां देखने के कारण नक्शवी ने 14वीं शताब्दी में फिर से तुतिनामा के नाम से इन शुक सप्तति का फिर से अनुवाद किया है और 16वीं शताब्दी में बल्लाल सेन ने भोज प्रबंध नामक एक कथा ग्रंथ लिखा जिसमें शुक सप्तति की कहानियों को भी शामिल किया गया है। यानी भोज प्रबंध में भी कुछ कथाएं हैं वह शुक सप्तति की कथाओं में प्राप्त होती है। शुक सप्तति का भी सामाजिक महत्व जिस प्रकार से पूर्वोक्त बृहद कथा श्लोक संग्रह है, उसी प्रकार से इस कथा ग्रंथ का भी एक अनूठा महत्व कथा के क्षेत्र में, नैतिक मूल्य के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में और सांस्कृतिक प्रथाओं के क्षेत्र में रहता है। तो इस प्रकार से शुक सप्तति जो है वह साहित्यिक धरोहर का एक उदात्त ग्रंथ है, सांस्कृतिक प्रतिबिंब को प्रदर्शित करता है और कथाओं को संग्रहित करने में इनका भी एक बहुमूल्य योगदान संस्कृत साहित्य में सदा से रहा है। तो जिस प्रकार से आगे हमने बताया कि भोज प्रबंध जो है उस भोज प्रबंध में भी शुक सप्तति की कथा है। ऐसे तो भोज प्रबंध को काफी सारे विद्वान जो है वह कल्पना ग्रंथ जो है उसके मानते हैं, तो क्योंकि इसमें कवियों का जमघट जो है वह बल्लाल सेन ने प्रदर्शित किया है, इसलिए यह ग्रंथ जो है वह ऐतिहासिक रीत से युक्त नहीं है, लेकिन कथाओं के मध्य नजर रखते हुए यह ग्रंथ ठीक ठाक है ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि कालिदास भी वहां पर है, माघ भी है, तो काफी सारे सीता इत्यादि काफी सारे कवियों का जमघट होने से यह ग्रंथ ऐतिहासिक नहीं है लेकिन कपोल कल्पित है। लेकिन कथाओं को सुनने के लिए और संस्कृत भाषाओं को सीखने के लिए यह ग्रंथ एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और भोज प्रबंध की शैली भी पाठक को इतिहास ग्रंथ होने का भ्रम देती है, लेकिन वास्तव में यह ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है। तो इस प्रकार से हमने बृहद कथा से लेकर
सुख सप्तति पर्यंत या फिर भोज प्रबंध पर्यंत हमने इन लोक कथाओं का मूल्य, महत्व और विभिन्न ग्रंथों को जाना। आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से संस्कृत में कौन कौन से लोक कथा के ग्रंथ है इसको जानने का अवसर प्राप्त हुआ होगा और साथ साथ में इनमें नैतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, ऐतिहासिक दृष्टिकोण और तत्कालीन समाज की रीति रिवाज, रूढ़ियों के बारे में कुछ जानने को प्राप्त हुआ होगा। और इसके बारे में आप और कुछ जानना चाहते हो तो इन ग्रंथों को लेकर पढ़िए, इनका एक अध्ययन कीजिए और इस पर कोई वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स पर भी बताएं, तो भी लाकर हम लाएंगे। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर ही समाप्त करते हैं और यह वीडियो अच्छा लगा हो तो संस्कृत वयूनम चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्र के ग्रुप में आप इनको प्रेषित कीजिए। अस्तु, धन्यवाद।